आज राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव जो उनके निजी अनुभवों पर आधारित है, जिसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता और भूमि सुधार तक की घटनाओं को सामने लाता है। 1931 से 1952 के बीच की ऐतिहासिक घटनाएं जैसे लाहौर प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और 1947 की घटनाएं गांव वालों को बदल देती हैं। तो चलिए बिना विलंब किए बुक शुरू करते हैं। उजता शहर। गाजीपुर के पुराने किले में अब एक स्कूल है जहां गंगा की लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन इतिहास के गुनगुनाने या ठंडी सांस लेने की आवाज नहीं आती। किले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं घूमता, न ही उन तक कोई विद्यार्थी ही आता है जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा से कुछ कहे या सुने। गंदले पानी की इस महान धारा को न जाने कितनी कहानियां याद होगी, परंतु माए तो जिनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों में मगन हैं, और गंगा के किनारे न जाने कब से मिलते हुए इस शहर को इसका ख्याल भी नहीं आता कि गंगा के पाठशाला में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुने। यह असंभव नहीं कि अगर अब भी इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले तो उस पार के गांव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाए और तपोवन में ऋषियों की कुटिया दिखाई देने लगे, और वह देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार कंधे से कमाने लटकाए तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस दीवार पर कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि जब इन बैठने की उम्र आती है तो गजभर की छतियों वाले बेरोजगारी के कोल्हू में जोत दिए जाते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकाले और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाएं। लगा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता चले गए। कलकत्ता की चटकलों में इस शहर के सपने सन के ताने बाने में बुनकर दिशावर भेज दिए जाते हैं, और सिर्फ खाली आंखें रह जाती हैं और वीरान दिल रह जाते हैं और थके हुए बदन रह जाते हैं जो किसी अंधेरी सी कोठरी में पड़े रहते हैं और पगडंडियों, कच्चे पक्के तालाबों, धान, जौ और मटर के खेतों को याद करते रहते हैं। कलकत्ता कलकत्ता किसी शहर का नाम नहीं है। गाजीपुर के बेटे बेटियों के लिए यह भी एक विरह का एक नाम है। यह शब्द विरह की एक पूरी कहानी है जिसमें न मालूम कितनी आंखों का काजल बहकर सूख चुका है। हर साल हजारों प्रदेश जाने वाले मेघदूत द्वारा हजारों हजार संदेश भेजे जाते हैं। शायद इसलिए गाजीपुर में टूटकर पानी बरसता है और बरसात में नई पुरानी दीवारों, मस्जिदों और मंदिरों की छतों पर, स्कूलों की खिड़कियों के दरवाजे की दरार में विरह के आंखुए फूट आते हैं और जुदाई का दर्द जाग उठता है और गाने लगते हैं। बरसत में को घर से ना निकल से, तुम ही अनूप विदेश जवैया। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर और ढाका इस शहर के हदें हैं, दूर तक फैली हुई हदें। यहाँ के रहने वाले यहाँ से जाकर भी यहीं के रहते हैं। गुब्बारे आकाश में चाहे कितनी दूर निकल जाएं, परंतु अपने केंद्र से उनका संबंध नहीं टूटता। जहाँ किसी बच्चे के हाथ में निर्बल धागे का एक सिरा होता है, इधर कुछ दिनों में ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चों के हाथों से यह डोर टूट गई है। यह कहानी सच पूछिए तो उन्हीं गुब्बारों की है, या शायद उन बच्चों की है जिनके हाथों में मरी हुई डोर का एक सिरा है और जो अपने गुब्बारों की तलाश कर रहे हैं, और जिन्हें यह नहीं मालूम कि डोर टूट जाने पर उन गुब्बारों का क्या अंजाम होगा। गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। परंतु जब इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो गंगा बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर उसके आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, मुसलमान अजान देने लगते हैं, हिंदू गंगा पर चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि रूठी हुई गंगा मैया मान जाए। अपने प्यार की इस हतक पर गंगा झल्ला जाती है और किले की दीवारों से अपना सिर टकराने लगती है और उसके उजले सफेद बाल उलझकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। हम उन्हें झाग कहते हैं। गंगा जब यह देखती हैं कि उसके दुख को कोई नहीं समझता तो अपने आंसू पोंछ डालती हैं। तब हम यह कहते हैं कि पानी उतर गया। मुसलमान कहते हैं कि अदान का वार कभी खाली नहीं जाता। हिंदू कहते हैं कि गंगा ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली, और कोई यह नहीं कहता कि माँ के आंसुओं ने जमीन को और भी उपजाऊ बना दिया है। दूर दूर तक जमीन पर नरम मिट्टी का एक गिलाफ सा चढ़ जाता है, परंतु गंगा भी क्या करे, डांगर बैलों में हल का बोझ उठाने की ताकत ही नहीं है। यह शहर इतिहास से बेखबर है। इसे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि कभी बरगद की ठंडी छांव में लेटकर अपने
इतिहास के विषय में सोचे जो रामायण से आगे तक फैला हुआ है। रहा भविष्य तो उसके विषय में सोचने का इसे साहस ही नहीं है। समय के घड़े में एक पतला सा छेद है जिसे क्षण क्षण समय टपकता रहता है। यह शहर क्षण क्षण जीता है, क्षण क्षण मरता है और फिर जी उठता है। कौन जाने इसकी यह घोर तपस्या कब खत्म हो। गाजीपुर जिंदगी के काफिलों के रास्ते पर नहीं, कभी हवा से इधर से होकर गुजरती हैं तो काफिलों की धूल आ जाती है, और यह बस्ती उस धूल को इत्र की तरह अपने कपड़ों में और अपने बदन पर मलकर खुश हो जाती है। यह मेरा शहर है। मैं जब भी अपने शहर की गलियों से गुजरता हूँ, यह मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मेरी छोटी बड़ी कहानियों के रास्ते पर मुझे जगह जगह मिलता है, परंतु इसकी संपूर्ण वास्तविकता अब तक मेरे काबू में नहीं आई है। इसलिए मैं इसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। यह उपन्यास वास्तव में मेरा एक सफर है। मैं गाजीपुर की तलाश में निकला हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी गंगोली में ठहरूंगा। अगर गंगोली की हकीकत पकड़ में आ गई तो मैं गाजीपुर का एक एपिक लेखक का साहस करूंगा। यह उपन्यास वास्तव में उस एपिक महाकाव्य की भूमिका है। परंतु एक बात सुन लीजिए, यह कहानी न कुछ लोगों की है और न कुछ परिवारों की। यह उस गांव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के भले बुरे पात्र अपने आप को पूर्ण बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहानी न धार्मिक है न राजनीतिक, क्योंकि समय न धार्मिक होता है न राजनीतिक, और यह कहानी है समय ही की। यह गंगोली में गुजरने वाले समय की कहानी है। कई बूढ़े मर गए, कई जवान बूढ़े हो गए, कई बच्चे जवान हो गए और कई बच्चे पैदा हो गए। यह उम्रों के इस हेर फेर में फंसे हुए सपनों और हौसलों की कहानी है। यह कहानी है उन खंडहरों की जहाँ कभी मकान थे, और यह कहानी है उन मकानों की जो खंडहरों पर बनाए गए हैं। और यह कहानी जितनी सच्ची है उतनी ही झूठी भी। मुझे झूठ में सच और सच में झूठ की मिलावट की कला आती है। इस कहानी में जगह जगह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यह कहानी मुझसे दूर न जा सके। मैं जब चाहूँ इसे छू लूँ, अपने आप को ढांढस देने के लिए कि जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वह आपको और अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि इस कहानी की तरह मैं खुद भी हूँ। इसलिए यह आप बीती है और जग बीती भी। युग एक बिना जिल्द की किताब की तरह एक खुले मैदान में पड़ा हुआ है। हवा की हल्की सी लहर भी इसके पन्ने उलटती पलटती रहती हैं। पढ़ने वाले के सामने पन्नों में फरसों घटते बढ़ते रहते हैं। कभी वह 10 पृष्ठ आगे निकल जाता है और कभी 10 पृष्ठ पीछे रह जाता है। इसलिए मैं प्रथम पुरुष का बेखट के प्रयोग कर रहा हूँ कि पन्ने स्वयं न उलट सके, ताकि क्रम शेष रहे और मैं यह देख सकूं कि क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। कहते हैं कि आषाढ़ की एक काली रात में तुगलक के एक सरदार सैयद मसऊदी गाजी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार करके गाजीपुरी पर हमला किया। चुनांचे यह शहर गाजीपुर से गाजीपुर हो गया। रास्ते वही रहे, गलियां भी वही रही, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया। नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है। नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता, शायद, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गाजीपुर बनकर गाजीपुरी को भी बदल जाना चाहिए था, या फिर कम से कम इतना होता कि हारने वाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहिर, भर और चमार अपने को गाजीपुरी कहते और जीतने वाले सैयद, शेख और पठान अपने को गाजीपुरी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। सब गाजीपुरी हैं, और अगर शहर का नाम न बदला होता तो सब गाजीपुरी होते। ये नए नाम है बड़े दिलचस्प। अरबी का फतह हिंदी के गढ़ में घुलकर एक इकाई बन जाता है। इसलिए तो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की हकीकत मेरी समझ में नहीं आती। अगर अली को गढ़ से, गाजी को पुर से और दिलदार को नगर से अलग कर दिया जाएगा तो बस्तियां वीरान और बेनाम हो जाएंगी, और अगर इमाम को बाड़े से निकाल दिया जाएगा तो मुहर्रम कैसा होगा। गंगा इस गाजीपुर को उसी तरह सीने से लगाए हुए हैं जिस तरह वह गाजीपुरी को लगाए हुए थी। इसलिए नाम गाजीपुर हो या गाजीपुर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मसूद गाजी के बाल बच्चों ने दूर पास के देहातों पर जरूर कब्जा जमाया होता, और यूं दिल्ली से आने वाले खानदान कई जमींदार परिवारों में जरूर बढ़ता, और मैं यह कहानी फिर से भी लिखता। मसूद गाजी के एक लड़के नसरुद्दीन शहीद ने, यह शहीद कैसे और क्यों हुए ये मुझे नहीं मालूम और शायद किसी को नहीं मालूम, 2 नदियां पार करके गाजीपुर से कोई 12-14 मील दूर गंगोली को फतह किया। कहते हैं इस गांव के राजा का नाम गंग था और उसी के नाम पर इस गांव का नाम गंगोली पड़ा। लेकिन इस सैयद खानदान के पांव जमने के बाद भी इस गांव का नाम नूरपुर या नसरुद्दीन नगर नहीं हुआ।
मेरी गंगोली का नाम मेरे गाजीपुर से बुरा नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि नसरुद्दीन शहीद की समाधि जो गंगोली से नई है, गंगोली से पुरानी मालूम होती है। ईंटों की इस छोटी सी इमारत पर कभी एक छत जरूर रही होगी, परंतु मैं तो लगभग 36-37 साल से इस खंडहर ही देख रहा हूँ। बस 10 मुहर्रम को जब दोनों पट्टियों के जुलूस यहाँ आते हैं तो मजमा सा लग जाता है, और समाधि से जरा हटकर लकड़ी के अखाड़े वाले अपना मजमा लगाकर गदके बनैठी बांस और तलवार के साथ निकालने लगते हैं, और फिर एकदम से कोई आदमी नारा लगाता है, बोल मुहम्मदी, और सारा गांव जवाब देते हैं, या हुसैन। इधर कुछ दिनों से गंगोली में गंगोली वालों की संख्या कम होती जा रही है और सुन्नियों, शियों और हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद इसलिए नसरुद्दीन शहीद की समाधि पर उतना बड़ा माजमा नहीं लगता, और गंगौली का वातावरण बोल मुहम्मदी या हुसैन की आवाज से उस तरह नहीं गूंजता जिस तरह कभी गूंज उठा करता था। शायद यही कारण है कि समाधि आज उदास उदास नजर आती है और अपनी अंधी आंखों से इधर उधर देखती रहती है और सोचती रहती है, मेरी गंगोली कहाँ गई। लेकिन इस समाधि की जड़ें गंगोली की जमीन में हैं, इसलिए वह जहाँ की तहाँ खड़ी हैं, अकेली। विशाल वृक्ष अपनी जगह से नहीं हटते जब तक कि उन्हें काट न डाला जाए, या जब तक कि उनकी जड़ें खोखली न हो जाए। अबुल कासिम, चा, बद्दन भाई, तन्नू भाई, तस्सन, कैसर, अख्तर और गिग्गे पाकिस्तान में हैं, परंतु नसरुद्दीन शहीद की समाधि अब भी गंगोली में है, और उसे कस्टोडियन में भी नहीं हथियाया है, क्योंकि कस्टोडियन को मालूम था कि यह नसरुद्दीन शहीद की समाधि गंगोली के सैयदों की नहीं बल्कि गंगोली की है। बरगद की पेड़ों की उम्र जड़ा लंबी होती है, और फिर इस समाधि को कई नस्लों ने अपनी अपनी हड्डियों की खाद दी है। इस समाधि के अतिरिक्त गंगोली के सैयदों ने एक करबला भी बनवाया। यह करबला समाधि के दक्षिण में है और खुद समाधि गंगोली के पूर्व में है। इन लोगों ने एक तालाब भी खुदवाया जो गांव के पश्चिमी सिरे पर है। यह तालाब नसरुद्दीन शहीद के उत्तराधिकारियों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि इसके आसपास किसी मंदिर का निशान नहीं है। तालाब से निकली हुई मिट्टी के टीलों पर आम और जामुन के पेड़ है, और गांव के मीर साहिबान 10 मुहर्रम को इन्हीं टीलों पर नमाज पढ़ने आते हैं। इस तालाब के पश्चिम में चूने का बना हुआ 3 दौरों वाला नीम का एक वीरान कारखाना है, जिसे हम लोग न मालूम क्यों गोदाम कहते हैं। यह जॉन गिलक्राइस्ट की यादगार है, यानी एक और ही युग की निशानी। अब यह या तो चरवाहों को काम आता है, या जो उस पर बैठकर ईख खाते हैं, या प्रेमियों के काम आता है। यहाँ चाहे हीर को रांझा ना मिलता हो, परंतु बदन को बदन अवश्य मिल जाता है। एक टूटी फूटी समाधि और एक उजड़े हुए कारखानों के बीच में यह गांव आबाद है। गंगौली के 2 कोनों पर सैयद लोगों के मकान हैं। कुल मिलाकर 10 घर होंगे। दक्षिण वाले घर दक्षिण पट्टी कहलाते हैं और उत्तर वाले घर उत्तर पट्टी। बीच में जुलाहों के घर हैं। सिप्तुदा के घर से राकियों की आबादी शुरू हो जाती है और फिर गंदी कच्ची गली गंगोली के बाजार में दाखिल हो जाती हैं, और नीची दुकानों और खुजली के मारे हुए कुत्तों से दबकर गुजरती हुई नसरुद्दीन समाधि की के खुले हुए वातावरण में आकर इत्मीनान की सांस लेती हैं। गांव के आसपास झोंपड़ों के कई पूरे आबाद हैं। किसी में चमार रहते हैं, किसी में भर और किसी में अहिर। गंगौली में 3 बड़े दराजे हैं। एक उत्तर पट्टी में है और पक्कड़ तले कहा जाता है। यह लकड़ी का एक बड़ा सा फाटक है। सामने ही पक्कड़ का एक पेड़ है। चौकट से उतरते ही दाहिने तरफ कई इमाम चौक है, जिन पर 9 मुहर्रम को लकड़ी के खूबसूरत ताजिए रखे जाते हैं, और फिर एक बड़ा आंगन है। जमींदारों में इन बड़े आंगनों का एक बड़ा सामाजिक महत्व है। बिरादरी की बारातें यहीं उतरती हैं। मरने जीने का खाना यहीं होता है। असामियों को यहीं सजा दी जाती हैं। पट्टीदारी के मामले यहीं उलझाए और सुलझाए जाते हैं, और यहीं थानेदारों, डिप्टियों और कलेक्टरों का नाच रंग होता है। ये आंगन न हो तो जमींदारियां ही न चले। तो एक बड़ा फाटक उत्तर पट्टी में भी है, 2 दक्षिण पट्टी में। एक जहीर चा के पुरखों का, यानी कि दद्दा के मायके वालों का। इस फाटक का नाम बड़का फाटक है, और बड़ा दरवाजा अब्बू दा के बुजुर्गों का है, जो अब्बू मियाँ का फाटक कहा जाता है। हमें इन्हीं 3 फाटकों और इनके चारों तरफ रहने वाले सैयद परिवारों में जाना है। हाँ, एक और बात है, यह गंगोली कोई काल्पनिक गांव नहीं, और यह गांव में जो घर नजर आएंगे वे भी काल्पनिक नहीं है। मैंने तो केवल इतना किया है कि इन मकानों को मकान वालों से खाली करवाकर इस उपन्यास के पात्रों को बसा दिया है। ये पात्र ऐसे हैं कि इस वातावरण में अजनबी नहीं मालूम होंगे,
और शायद आप भी अनुभव करेंगे कि फुन्नन मियाँ, अब्बू मियाँ, झंगटिया, बो मौलवी बेदार, कोमिला, बरमुआ, बलराम चमार, हकीम अली कबीर, गया अहिर, अनरुलवा हसन राकी और दूसरे तमाम लोग भी गंगौली के रहने वाले हैं। लेकिन मैंने इन काल्पनिक पात्रों में कुछ असल पात्रों को भी भेंट किया है। ये असली पात्र मेरे घर वाले हैं, जिनसे मैंने यथार्थ की पृष्ठभूमि बनाई है और जिनके कारण इस कहानी के काल्पनिक पात्र भी मुझसे बेतकल्लुफ हो गए हैं। आइए अब चलते हैं। मेरा गांव, मेरे लोग। मैं गोरी दादी के आंगन से भागता हुआ दक्षिण वाले 3 दरे में घुस गया। ठोकर लगी, गिर पड़ा। भाई साहब मेरे पीछे पीछे भागे आ रहे थे। बात यह हुई थी कि बाजी ने धनिया बनाकर बक्सा में छिपा रखी थी। हमने देख लिया, धनिया खत्म हो गए। बाजी ने अम्मा से शिकायत की, अम्मा ने हमें दौड़ा लिया, इसलिए हम भाग रहे थे। भाई साहब ने लपक कर मुझे उठाया इठा कि अम्मा का हाथ सिर पर दिखाई दिया। मैं तो गिरई मछली की तरह तड़प कर उनके हाथों से निकल गया, लेकिन भाई साहब के बाल अम्मा के हाथों में आ गए। मैं चुपचाप वहां से सरक लिया। सामने ही नईमा दादी की खलवत का छोटा सा दरवाजा था। मैं खलवत में घुस गया। खलवत के छोटे से आंगन में अमरूद के पेड़ के बाद कुछ मचता ही नहीं था। मुश्किल से 2 खटोले पड़ जाते थे। उनमें से एक खटोले पर नईमा दादी लेटी हुई तस्वीर फेर कर रही थी और उनके सिर के पास से गुजरने वाली अलगनी पर 2 काले कुर्ते, जो काले आड़े पजामे और 2 काले दुपट्टे पड़े हुए सूख रहे थे। एक दुपट्टे के कोनों से काला रंग बूंद बूंद कर टपक रहा था और खटोले की सुतली को भिगो रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मझले दादा के अब्बा को इन नईमा दादी में ऐसी कौन सी बात नजर आई थी कि उन्होंने एक अच्छी खासी गोरी चिट्टी दादी को छोड़कर करैल मिट्टी की इस पुतली को निकाह में ले लिया और फिर इनके लिए उन्होंने यह खलवत बनवाई। नईमा दादी बहरहाल जुलाहिन थी और सैदानियों के साथ नहीं रह सकती थी। पुराने जमाने के लोग इसका बड़ा ख्याल रखा करते थे कि कौन कहाँ बैठ सकता है और कहाँ नहीं। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती, लेकिन मेरी समझ में तो और बहुत सी बातें नहीं आती। मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि मजले दा के इकलौते बेटे गुज्जन मियाँ उर्फ सैयद गजनसूब हुसैन जैदी, यानी छोटे दाने की अच्छी खासी गोरी चिट्टी गोल मटोल चिकनी चुपड़ी हुसैन दादी को छोड़कर जमरूद नामक एक रंडी को क्यों रख रखा था। मैंने जमरूद को नहीं देखा था, लेकिन हुसैन दादी को मैंने अपनी आंख खोलने से लेकर उनकी आंख बंद हो जाने तक देखा है। यह बड़ी कंजूस थी मगर बड़ी खूबसूरत थी। जमरूद को गंगोली की किसी औरत ने नहीं देखा था, मगर सभी का यही ख्याल था कि उसने गुज्जन मियाँ पर कोई टोना टोटका कर दिया है। इसलिए गंगोली की तमाम औरतों को पक्का यकीन था कि वह बंगालिन है, हालांकि वह बाराबंकी की थी। लेकिन गंगोली की औरतों को गुज्जन मियाँ से यह शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई रंडी डाल ली है। रंडी डाल लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हुस्सन जैसी खूबसूरत बीबी को छोड़ना अलबत्ता गुनाह है। आखिर अतहर मियाँ ने काली दुल्हन यानी कि राबिया बीबी से निभाई की नहीं, जबकि अतहर मियाँ की गिनती खूबसूरतों में होती थी, मगर उन्हें खुदा करवट करवट जन्नत दे, उन्होंने कभी काली दुल्हन का दिल न मैला होने दिया। जबकि उन्हीं दिनों उन खान हून पीटी जिनकी नाइन की जवानी ऐसी फट रही थी कि मियाँ लोग पागल हुए जा रहे थे और हर ब्याहता को इसका धड़का लग रहा था कि कब उसके आंगन में एक खलवत बन जाएगी। लेकिन अतहर मियाँ ने उसकी तरफ न देखा कि दुल्हन का दिल में मैला होगा और वह मुई जिनती चुनी जा रही थी उन पर। मगर जिस तरह मेरी समझ में नईमा दादी और जमरूद की कहानी नहीं आती, उसी तरह मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि जब रब्बन भी कानी थी और अतहर मियाँ बिल्कुल चंदे आफ्ताब और चंदे महताब थे और जिनती नाइन उन पर चुई भी जा रही थी, तो आखिर उन्होंने दामन क्यों नहीं फैलाया। दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी गैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था। शायद ही मियाँ लोगों को का कोई ऐसा खानदान हो जिसमें कलमी लड़के और लड़कियां न हो। जिनके घर में खाने को भी नहीं होता, वे भी किसी न किसी तरह कलमी आमों और कलमी परिवार का शौक पूरा कर लेते हैं। बस एक मीर अतहर हुसैन जैदी ने ऐसा नहीं किया। वह पूरा साल अफीम खा खा कर मुहम्मद की तैयारियों में सर्फ कर दिया थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ही मुहम्मद की तैयारियों में गुजार दी थी। सच तो यह है कि उन दिनों सारा साल मुहम्मद के इंतजार में ही कट जाता था। ईद की खुशी अपनी जगह, मगर मुहर्रम की खुशी भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी। बकरीद के बाद से ही मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती। दद्दा मरसिए गुनगुना शुरू कर देते, अम्मा हम सबके लिए काले कपड़े सीने में लग जाती और बाजी नौहों की बायजे निकालकर नई नई धुनों की मस्त करने लगती। उन दिनों नौहों की धुनों पर फिल्मी म्यूजियम का कब्जा नहीं हुआ था।
नौहों की धुनें देहातों, कस्बों और छोटे मोटे शहरों की लोक धुनों की तरह सादा और साथ ही साथ गंभीर हुआ करती थी। और जब बाजी अम्मा या कोई और खाला या फूफी काले कपड़े पहनकर नौहा पढ़ने खड़ी होती, सोते सोते सकीना या कह उठी, शहर का सीना नहीं तो सकीना नहीं, तो वायद संभालने वाली कलाइयां एकदम से बदल जाती। सुनने वालों को ऐसा मालूम होता जैसे नौहे की आवाज खास दबिश के बंदी घर से आ रही है। और देखने वाली आंखें देख लेती कि एक जमींदोज कैद खाने में हुसैन की बैद जैनब हुसैन की चहेती बेटी सकीना को बहलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सादगी दुकानों पर तो मिलती नहीं। लखनऊ के बारे में तो मैं जानता नहीं, गाजीपुर के बारे में भी मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि गंगौली के सैयद खानदानों में मुहर्रम एक रूहानी ईद से कम नहीं हुआ करता था। नौहों की धुनें इस एहतियात से बनी जाती थी कि ईद की सवैया शर्मा जाए। भाई साहब 1 महीना पहले से ही मातम की प्रैक्टिस शुरू कर देते। मुझे दोनों हाथों से मातम करना नहीं आता। भाई साहब मातम के कलाकार हैं। उन्होंने बहुत जोर मारा कि मैं सीख लूं किसी तरह, लेकिन मैंने दोनों हाथों से मातम करने की कला सीख कर न दी। मगर हम दक्षिण पट्टी वालों के लिए मातम कोई मसला नहीं था। उत्तर पट्टी वाले हमारे मुकाबले में मातम नहीं कर सकते थे। हमारी पट्टी में लड़कों और जवानों की तादाद ज्यादा थी। 9वीं मुहर्रम के आते आते तो चच्चा, चच्चा बच्चा, सब्बरदा, अग्गूदा, हमबाद, फुन्नन, अब्बू, सित्तू, हद तो यह है कि गौरेदा और पूजनदा भी बढ़ चढ़कर मातम के हाथ लगाने लगते थे। और मातम इतना जोरदार हो जाता कि हांडियों और कौलों और फानुसों की बिल्लूर कल में मातम की गमन से कांप उठा करती थी। और सहनसीन में लगे हुए पटकों में जरी के फूल पिघल कर आंसू की बूंद बन जाते थे। बस यह सवाल रह जाता था बेहोश होने का। उत्तर पट्टी में मस्सू भाई को मातम करते करते बेहोश हो जाने की कला आती थी। वह 8वीं और सामे गरीबा की मजलिस में हर साल बेहोश हो जाते थे। हमारी पट्टी में कोई बेहोश होने वाला नहीं था। इसलिए जब हकीम अली, कबीर या रशीद मियाँ या उत्तर पट्टी का कोई बुजुर्ग बेहोश मस्सू भाई के मुंह पर केवड़ा छिड़कता तो दक्षिण पट्टी वाले के लड़के और जवानों पर घड़ों की पानी पड़ जाती। सब सोचते कि लानत है हम पर, यानी हम अपनी पट्टी की मजलिस में बेहोश तक नहीं हो सकते। इसलिए बकरीद के बाद से ही मैं बेहोश होने की मश्क करने लगता। मगर जब बेहोश होकर गिरता तो बड़ी चोट लगती और मैं भाई साहब के साथ सिर जोड़कर बेहोश होकर गिरने की तरकीब निकालने में जुट जाता जिसमें चोट न आए। दक्षिण पट्टी के लड़कों की एक पूरी टीम यह तरकीब सोचने में साल भर लगी रहा करती थी। मेरे और भाई साहब के सिवा तन्नू भाई, मिग्गे, अद्दन, फुन्नल का लड़का, मुमताज, हामिदा का लड़का, छम्मू, उनके भतीजे फट्टू, हंसवा, वाजिद का लड़का फद्दू, सभी लड़के रिहर्सल में लगे रहते थे। मगर हर साल होता यही कि मस्सू भाई बेहोश हो जाते हैं और हम लोग मुंह देखते रह जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग मस्सू भाई को बेहोश न होने दे तो, मैंने भाई साहब से कहा। गुनाह हुई है, भाई साहब बोले। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि चोट लगे तो ठेंगे से लगे, मगर अब के मैं 9 की सुबह वाली मजलिस में बेहोश जरूर होऊंगा। पट्टी की आबरू तो रह जाएगी। यह फैसला करके मैं बहुत खुश हुआ और तेजी से उस दिन की राह देखने लगा जिस दिन लॉरी आकर फाटक पर खड़ी होगी और बशीर मंजिल का काफिला गंगोली के लिए रवाना होगा। खुदा खुदा करके वह तारीख आ गई। जब सामान लद चला और सवारियां बैठ चुकी तो चाची ने अम्मा को एक गिलौरी देते हुए कहा, इस साल तो अग्गू मामू के हाथ से भी लारी की जाने वाली हैं। इस बड़े घरेलू किस्म के सादे से जुमले में गहरा तंज था। उस वक्त मैं उसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अम्मा समझ गई और मुस्कुराने लगी। बात यह थी कि उत्तर और दक्षिण पट्टी के मामले में तो हम लोग एक थे, लेकिन खुद दक्षिण पट्टी में सब खैरियत नहीं थी। आपस में बड़ी पट्टीदारी चला करती थी। कहते हैं कि अबू दा के हाथ किसी जागीरदार के मरने के बाद बड़ी दौलत आई। यह मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने दद्दा और कामूपुर वाली छुटकी दद्दा और मुस्लिम दा और फुन्नन दा से सुना है कि जब रानी साहिबा मरी तो अबू दा ने एक भांगिन को पट्टी पढ़ाई, उसे शादी के सब्जबाग दिखाए, चुनाचे उसके टोकरे से खजाना काटा, सोने की ईंटें और असरफिया पखाने में छुपाकर महल से निकाली गई। वो भांगन भी दौलत के ढेरों के साथ गंगौली आई। जाहिर है किसी सैयदानी ने उसे मुंह नहीं लगाया, बस बात फूट निकली। पुलिस ने इधर उधर सूंघना शुरू किया। अबू दा ने सारा माल अपने रिश्तेदारों के घर छिपा दिया। जब मामला दबा तो रिश्तेदारों ने रकम भी दबा ली। दादा बेचारे कुछ कर भी न सके, लेकिन दादा बिल्कुल कंगाल नहीं हो गए थे। उनके पास फिर भी काफी माल बचा रहा था।
चुनांचे उनके इक्के पर तकलीफ होने लगी और उन्होंने एक लॉरी खरीद ली। फुन्नन दाव उसके कंडक्टर बनाए गए। थोड़े ही दिनों बाद लॉरी खराब होकर जो खड़ी हुई तो फिर नहीं चली। चची ने जो लॉरी वाले की बात कही थी उसमें इस लॉरी की तरफ इशारा छुपा हुआ था, इसलिए अम्मा मुस्कुरा दी। हमारे घर और अग्गूदा के घर में यूं भी कुछ चला करती थी। हमारे यहाँ कुछ बनता तो उनके यहाँ भी यह चीज फौरन तैयार हो जाती। वहाँ कोई काम शुरू होता तो हमारे यहाँ भी हाथ लग जाता। इसलिए जब हम लोगों ने लॉरी पर गंगोली जाना शुरू किया तो उनके घर वाले कैसे न जाते। कई बरस तो वे लोग केवल इसलिए लॉरी से न जा सके कि जो लॉरी उन्हें मिलती थी वह हमारी वाली लॉरी से खराब होती थी। इसलिए चौपालों, डोलियों और इक्को से काम चलता रहा। फिर एक नई लॉरी मिल ही गई। बात यह है कि वे लोग हमें छोटा समझते थे क्योंकि अब्बा को पीरपुर की रियासत से पढ़ने के लिए 5 रुपये माहवार का वजीफा मिला करता था। इसी वजीफे के बल पर उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की थी और अग्गूदा को अब्बूदा ने पढ़ाया था और वह हिवेट हॉस्टल में बड़ी शान से रहा करते थे। अग्गूदा की बीबी मौका निकालकर उस वजीफे की बात जरूर शुरू करती थी। इसलिए इन दोनों घरों के मर्दों के संबंध तो अच्छे थे या कम से कम अच्छे लगते थे, मगर औरतों में यह तनाव साफ साफ दिखाई देता था। अग्गूदा की बीबी तो फिर भी जड़ा सीधी थी, मगर अब्बूदा की बीबी आफत की परकला थी। वह तो खैरियत थी कि दद्दा खानदान में सबसे बड़ी थी। अम्मा बिल्कुल बेजबान पर बहुत ही सटीक थी, इसलिए बात कभी हदों से न बढ़ सकी। खुद अम्मा और चच्ची भी नहीं बनती थी, मगर क्या मजाल जो किसी को पता चल जाए। अम्मा रोज एक बार अम्मू के घर जाती थी और चच्ची एक बार हमारे यहाँ आती थी और दोनों इस कदर घुल मिलकर बातें करती थी कि सगी बहनें क्या करेंगी। यह बात तो मुझे अम्मा और चच्ची के मरने के बरसों बाद मालूम हुई। दूसरी चची और बाजी में तकरार हो गई। चची ने अम्मू से शिकायत की। अब अम्मू ने नसीहत के तौर पर चची को यह बात बताई। मैं मौजूद था इसलिए यह बात मुझे मालूम हो गई। मेरे ख्याल में मेरे दूसरे भाई बहनों को यह बात शायद आज भी न मालूम हो। मुन्नी और सुराया को तो शायद पहले चची भी याद न होगी, क्योंकि उसके मरने के वक्त ये दोनों बहुत छोटी थी। चची की बड़ी छोटी सी थी और बेहद खड़ी उर्दू बोलती थी। हम लोग उर्दू नहीं बोलते। अब्बा ने चूंकि फैजाबाद और लखनऊ में पढ़ा है इसलिए वह तो उर्दू बोलते हैं। बाजी के शादी के बाद लखनऊ की हो गई, इसलिए कभी कभार वह भी उर्दू बोल लेती हैं, मगर हम लोग आज भी वही जबान बोलते हैं जो जुबान अम्मा बोला करती थी और जो जबान नसीबा बुआ बोला करती थी और जो जबान मत्तो बुआ, ईदू और रफीक की थी और जो जबान गंगौली के मीर साहब की हैं, यानी भोजपुरी उर्दू। मेरी छोटी बहन अफसरी 12-15 बरस से दिल्ली में रह रही है, मगर अब तक उसे उर्दू बोलना नहीं आ सका। वह आज भी वहीं अम्मा के दूध के साथ पी हुई भोजपुरी उर्दू बोलती है। लेकिन मुझे चची की बोली हुई बहुत अच्छी लगा करती थी। मैं उनकी बातें सुनने के लिए घंटों उनके पास बैठा रहा करता था। वह जब तक जिंदा रही अपनी खड़ी बोली की वजह से हमारे घर के वातावरण में अजनबी रही। चची के अलावा खड़ी उर्दू सुनने का मौका टामी बाई से मिला करता था। टामी अपने जमाने की मशहूर वैश्या थी। रिटायर होने के बाद शिव भक्त हो गई और उन्हें शहर के बाग में रहने लगी, जो उनकी जवानी के जमाने में उन्हें उनके एक रईस ने दिया था। उनके लड़के ने उन पर पतिता होने का इल्जाम लगाया और मुकदमा कायर कर दिया। टामी ने अब्बा को वकील किया। चुनांजे वह मुकदमे की मिसील लेकर अक्सर आया करती थी। उनके साथ चांदी का एक खूबसूरत खसदान हुआ करता था जिसमें सफेद पान की नन्ही नन्ही गिलौरियां हुआ करती थी। खुद गिलौरिया खाने से पहले वो खासदान अब्बा के सामने बढ़ाती। अब्बा इनकार कर देते, तब वह मुंह में गिलौरी रखने के बाद मुकदमे की बात शुरू करती और मैं अब्बा की घूमने वाली कुर्सी का पुस्ता पकड़कर खड़ा हो जाता। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन टामी बाई की आवाज़ इतनी अच्छी थी और उनकी बातों में इतना रस हुआ करता था कि मुझ पर जैसे जादू हो सक जाता था। मुझको यह बात टामी की बातें सुनकर मालूम हुई कि शब्द की कोई हैसियत नहीं होती। शब्दों से परिचित हुए बिना भी बातें सुनी और समझी जा सकती हैं। एक दिन मैं उनके पास जा बैठा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, जीते रहिए। मैंने घबराकर उन्हें सलाम किया। वह हंस पड़ी। उस वक्त वह अपने मुंह में रखने के लिए गिलौरी निकाल चुकी थी। बोली, खाएगा? मैं तो कब से उन गिलौरियों पर जान देने हुए था, फिर भी मैंने इनकार कर दिया। मगर जिसकी जिंदगी नौजवानों और बूढ़ों के इनकार से इकरार लेने में गुजरी हो, उसके सामने 6-7 साल के एक बच्चे के इनकार की हैसियत ही क्या हो सकती है। उन्होंने मुझे गिलौरी खिला दी। वह गिलौरी अजीब थी, मुंह में आती हुई बिल्कुल पिचक गई। लेकिन टॉमी बरहल आल रंडी थी, इसलिए मुझे यह ख्याल सताने लगा
शायद मैंने उनकी गिलौरी खाकर कोई भूल की है, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। भाई साहब हिजाब तिजारत में उलझे हुए थे। मैं उनके पास बैठ गया। का है, उन्होंने पूछा। हम टामी का पान खा लिया है। मैंने बिसुर कर कहा, वो वैसा है ना, फातिमा दादी से पूछो। मैं चोरों की तरह अपने आंगन से रेंगकर फुफ्फू के छोटे से घर में चला गया। फुफ्फू निहायत मोटी थी, एक पलंग पर पड़ी रहा करती थी। उस वक्त भी एक पलंग पर पड़ी हुई थी और दमड़ी बो उनके पांव दबा रही थी। रफी फूफा भी बगल वाले पलंग पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। जरा दो मुक्कियां तो लगा दो। फूफा का हिसाब बड़े गजब का हुआ करता था। उनके यहाँ दो का मतलब 200 भी हो सकता था और 2000 भी, लेकिन उनका हुक्म टालना आसान नहीं था। वे बड़े गुस्से में थे। फूफा यूं तो गोहना मोहम्मदाबाद के एक मामूली जमींदार थे, लेकिन उन्हें फूफी की बहुत बड़ी जायदाद मिल गई तो वह नवाब साहब कहे जाने लगे, और फिर वह नवाब साहब भी हो गए। उनके छोटे भाई नजमुल मियाँ कभी कभी आते थे तो फूफा के घर की गरीबी का ठीक पता चल जाता था। नजमुल मियाँ को अफीम खाने का शौक था, लेकिन अफीम के लिए पैसा उनके पास कभी नहीं हुआ करता था। इसलिए वो फसल पर पोस्ते के खोल खरीद लिया करते थे और साल भर उन्हीं को उबाल उबाल कर पिया करते थे। जब उनके लिए भी पैसे नहीं होते तो अफीम की कोठिंग में पैकिंग के टाट खरीद लेते। फिर वो टाट उबाले जाते और उस उबले हुए पानी में चाय की पत्ती डाली जाती और वो सारा सारा दिन वही चाय पिया करते। और बाहर की ड्योढ़ी में फूफा के नौकर करीम के पास एक बंसखट पर पड़े रहा करते। नजमुल मियाँ नवाब साहब से ज्यादा करीम के भाई मालूम होते थे। मैंने तो उन्हें कभी दरख्स्तियान पर नहीं देखा। जब हुद्दन फूफू खाना निकलते तो बैठते तो पहले फूफा की सेनी तैयार होती। चीनी के नसीब बर्तनों में कई तरह के सालन निकलते। छोटी छोटी प्यालियों में कई तरह की चटनियाँ, अचार और मुरब्बा निकलता। एक प्याले में ओटा हुआ गाढ़ा गुलाबी दूध होता जिस पर कोई 3 उंगली मलाई मलाई होती। फूफा के खाने के बाद दमड़ी और उसकी बीबी का खाना निकलता। दमड़ी इसी घर में पला था। फिर करीम और नजमुल मियाँ का तामचीनी या तांबे के प्लेट में भात निकाला जाता। फिर उसी भात पर तह करके चपातियों की जो जोड़ियाँ रखी जाती, यानी 8 चपातियाँ, एक प्याले में दाल और एक में बड़े का कलिया। दमड़ी बो एक हाथ में करीम का खाना उठाती और दूसरे में नजमुल मियाँ का। वह खाना लेकर दरवाजे तक जाती, आवाज देती, नजमुल मियाँ। हाथ बढ़ाकर अपना खाना ले लेते और करीम अपना। इसके बाद दमड़ी बो बावर्ची खाने में लौट आती और दमड़ी के खाने की सैनी लेकर अपनी खलवत में चली जाती। दमड़ी को चूंकि फुफ्फू की अम्मा यानी हमारी छुटकी दद्दा ने पाला था, इसलिए हम लोग उस दमड़ी चा कहा करते थे और वह अब्बा और अब्बू को भैया कहा करता था। छुटकी दा ने उसे किताबों की एक दुकान रखवा दी थी। एक दिन उस पर एक बोर्ड लगा, नादिर अली ताजिर कुतुब। यह दमड़ी आदमी बड़े रख रखाव का था। चूड़ीदार पैजामे पर लंबी अचकन पहना करता था और उसने ईरानी टोपी को छोड़कर जिंदगी भर कोई टोपी नहीं पहनी। इसलिए वह थोड़े ही दिनों के बाद नादर अली से एस नादिर अली बन गया और फिर सैयद नादिर अली ताजिर कुतुब हो गया। लेकिन दमड़ी बो जिस तरह बेनाम आई थी उस तरह बेनाम रह गए। बेनाम होना तो बहुओं की तकदीर है। फर्क बस इतना हो जाता है कि वह अच्छे घरानों में बो की जिल्लत से बच जाती हैं। वह या तो बहू कही जाती हैं या दुल्हन या दुल्हन। बहू अगर मालदार हुई तो उसे खिताब दिए जाते हैं अजीज दुल्हन, चाहे ससुराल में उसे कोई मुंह न लगाता हो, और नफीस दुल्हन, चाहे वो निहायत फूहड़ हो, वगैरह वगैरह। गरज के हमारे समाज में या तो यह होता है कि मैके वाले दहेज देकर बेटी से अपना दिया हुआ नाम छीन लेते हैं, या फिर कहिए कि ससुराल वाले इसे गवारा नहीं करते कि उनके यहाँ किसी और घर का दिया हुआ नाम चले। बात जो हो, नतीजा यही निकलता है कि मसलन 9 साल या 17 साल तक सान्या खातून उर्फ रब्बन या कनीज फातिमा और कुद्दुन रहने वाली लड़कियां एकदम से फूला बो या बहू या दुल्हन या सुल्तानी दुल्हन बनकर रह जाती हैं। भाभी, चची, ममानी और कभी कभी ब्याह होते ही दादी और नानी भी बन जाती हैं, मगर नहीं रह जाती तो रानिया खातून या कनीज फातिमा। बेनाम रहना शायद जमींदारों और उनके हवालिया मवालिया की बेटियों की तकदीर है। इसलिए बेनाम लड़कियां कंदूरी के फर्श पर बैठने और बिरादरी के दूसरे मामलों में शरीक होने या न होने की होकर रह जाती हैं। बस यही एक ऐसी इज्जत है जो किसी रखनी को नहीं मिलती, और शायद इसलिए ये शरीफ लड़कियां अपने बेनामी को झेल जाती हैं। कभी कभी यह बेनामी उन लड़कियों से ऐसे चिपक जाती हैं कि मरते मरते पिंड नहीं छोड़ती। दमड़ी बो के साथ यही हुआ। दमड़ी के मरने के बाद भी वह निहायत काली और बदसूरत दमड़ी बो रही। हद तो यह कि उनकी दूसरी और फिर तीसरी शादी की
मगर वो आज भी हमारे यहाँ कभी याद की जाती हैं। तो दमड़ी बो के ही नाम से, यानी अगर उनके तीनों ससुराल वाले कहीं इकट्ठा कर उसी की बात करें तो उन्हें यह मालूम ना हो सकता कि वह एक ही औरत के बारे में बातें कर रहे हैं। पता नहीं दमड़ी बो खुद भी अपना नाम याद होगा कि नहीं। तमाम औरतों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दमड़ी बो तो सिर्फ दमड़ी बो थी, क्योंकि उसका कोई मैका ही नहीं था कि वह कभी वहां जाती तो कोई उसे उसके नाम से पुकारता। मसलन अब्बा और अम्मा की शादी हुई तो अम्मा की नाम की रियासत में मेरी ननिहाल में अब्बा नसीब दुल्हा हो गए और ददियाल में अम्मा दुल्हन। मगर जब मामू मियाँ या मामू साहब आ जाते या बगू से कोई बेगारन कोई चीज लेकर आ जाती तो वहाँ की कोई चमाइन भरिन या आयरिन गंगा नहाने आ जाती तो अम्मा थोड़ी देर के लिए फिर नफीसा बन जाती, फिर और बेनामी के सहारा में दिन गुजारने के लिए ताज़ा दम हो जाती। मेरी अम्मा यूं भी जड़ा खुशनसीब थी, क्योंकि उनके साथ उनकी खिलाई यानी हमारी माई भी गाजीपुर आ गई थी और वह जिंदगी भर अम्मा को नसीफा या और अब्बा को नसीब दुल्हा कहती रही। शायद दद्दा माई से इसलिए खफा रहती हो कि उसने अम्मा के मैके की हदें बढ़ा दी थी, और शायद इसलिए वह बेचैनी से मुहर्रम की राह देखा करती थी, और कि गंगौली में तो इस मुई कलुटी जमुरूद की आवाज़ दब जाएगी। चुनांचे लारी में बैठते ही दद्दा ने इम्तिहान की एक सांस ली और सबकी आंख बचाकर लॉरी के एक कोने में पिच से थूकने के बाद अपनी बड़ी बड़ी मखरूते उंगलियों से होठ साफ करके उंगलियों को अपने छोटे छोटे निहायत सफ़ेद रेशमी बालों में पोंछने लगी। अप्सरी अम्मा की गोद से फिसलकर ठीक उसी जगह लत से गिरी जहां दद्दा की पिक थी। अम्मा ने उसे बेख्याली में उठाकर फिर अपने गोद में रख दिया। बात यह है कि उस समय वह मद्दू की पिटाई करने में लगी हुई थी, मगर उन्होंने जो अपने बे कॉलर वाली केले की हरी कमीज पर पीक का लाल धब्बा देखा तो उन्होंने अप्सरी की पीठ पर एक धक्का दिया। हालांकि उन्हें यह मालूम था कि अप्सरी का कोई दोष नहीं है, मगर जाहिर है कि वह दद्दा को डांट तो नहीं सकती थी ना। मगर अप्सरी को इस नजाकत का पता नहीं था, इसलिए वो भों भों रोने लगी। उधर बाजी ने मद्दू को एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उसे दांत काट लिया था। सारी कमीज नाश हो गई, चाची ने कहा। यह कहकर वह बड़ी बाजी की तरफ देखने लगी, जो इस्मत में चेहरे की जिल्द को नर्म और चमकदार बनाने की कोई तरकीब पड़ रही थी। चाची की बात ने अम्मा को फिर यह याद दिलाया कि उनकी कमीज में पीक का धब्बा पड़ गया है। मगर ठीक उसी वक्त लॉरी चल पड़ी और मर्दाने तक अप्सरी के रोने की आवाज न जा सकी, या गई तो लोगों ने उसे लॉरी के ही किसी पुर्जे की चीख पुकार समझकर सब्र कर लिया। वह लॉरी के एक साथ कई रागों के आलाप ले रही थी। हवा जो लगी तो जाड़े को टालने के लिए अब्बा मौलवी मुनव्वर को कुआन का कोई बारूद नुक्ता समझाने लगे। अम्मू अपने दूसरे बेटे कैसर को प्यार करने लगे, जो पिछली सीट से हाथ निकाल निकाल कर उनकी मोटी सी मूर्ख गर्दन को छू रहा था, और मैं अम्मू की गोद में बैठा मौलवी मुनव्वर को घूर रहा था कि कम से कम 14 रोज इस लंगड़े मौलवी से छुटकारा मिला रहेगा। हमारे मौलवी मुनव्वर को पढ़ाने से ज़्यादा पिटाई करने में मजा आता था। वो हमारे डेली अलाउंस की इकन्नी में हमसे लिया करते थे, इसलिए हम लोगों का बचपन बड़ी गरीबी में गुजरा, और शायद यही वजह है कि खरीद फरोख्त की कला ने मुझे आती है और न भाई साहब को। हम लोग झट से पैसा खर्च कर देने के आदी हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि मौलवी मुनव्वर का डर हमारे दिलों से अभी तक नहीं निकला है। शायद हम डरते हैं कि अगर पैसा खर्चा न कर दिया गया तो मौलवी साहब झपट लेंगे। सहला मेरी भाभी को यही नहीं मालूम, इसलिए कभी कभार फजूल कर्सी पर भाई साहब को डांटती रहती है। लेकिन हम लोग मौलवी साहब की आंख बचाकर साल भर में 8 आने तक जरूर बचा लिया करते थे, ताकि मुहर्रम की मजलूगियों में तब यातीम का हिस्सा नीलाम हो तो कम से कम एक बार जरूर खरीद सके। हर मजलिस के आखिर में अंजुमैन हुसैनिया का कोई आदमी रुमाल में मजलिस का हिस्सा लेकर नीलाम करता। यतीम का हिस्सा, यतीम का हिस्सा। लोग बोली बोलते, तकर्रुब प्रसाद अच्छा होता तो मौलवी बेदार और दिलदार दोनों ही बोली बढ़ाते। किसी मामूली तकर्रुब पर मैंने कभी इन लोगों को बोली लगाते नहीं देखा। हर साल 11 मुहर्रम को अंजुम हुसैनिया के जलसे में ऐलान किया जाता कि इस मुहर्रम में यातीमों के लिए कितना पैसा इकट्ठा हुआ। फिर वह रकम सिया यतीम खाना लखनऊ को भेज दी जाती थी। चुनांजे मैंने जेब में हाथ डालकर उस अठन्नी को टटोला, और जब मुझे इम्तिमान हो गया कि अठन्नी मौजूद हैं तो लॉरी के पुर्जों और उसकी बॉडी की घड़घड़ाहट लोरी गाने लगी, और खिड़कियों से आने वाली तेज हवा ने जैसे बिस्तर लगा दिया, और मैं अम्मू की छोटी सी नर्म तोंद पर तकिया लगाकर सो गया। मेरी आंख खुली तो लॉरी बौरी के पुल को पार कर रही थी।
नदी के किनारे खड़ा हुआ एक बोसीदा सा मंदिर जो जगह जगह से मसक चुका था। इधर उधर के खेतों की खुशहाली को देखकर खुश हो रहा था। पुल के पास ही बचे खुचे पुल के मसाले के 2-3 तूदे थे। बच्चों के दांत निकलने के दिनों में आसपास की माएँ उन्हें यही मसाला चटाती थी, इसलिए धीरे धीरे ये तूदे खत्म होते जा रहे थे। यह मसाला मुगलों के जमाने से माओ का हाथ बटाता आ रहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। मुमकिन है कि ओक साहब का यह ख्याल ठीक हो कि सीकरी और ताजमहल बनाने का सेहरा मुगलों के सिर नहीं बांधा जा सकता। मैं तो यह भी मान लेता हूँ कि लाल किला भी किसी और ने बनवाया है, लेकिन गाजीपुर की माओ की कई पीढ़ियां जानती हैं कि बौरी के पुल के पास मुगलों ने मसाले के कई तूजे जरूर छोड़े हैं जो दांत निकलने में बच्चों की मदद करते हैं। लोरी के हार्न की आवाज सुनकर 8 सवारियां लदे हुए इक्के का मरियल घोड़ा चौंक कर हट गया और सड़क के एक किनारे की तरफ भागने लगा, मगर आदमियों की बोझ की वजह से उसे भागा नहीं जा रहा था। इसलिए इक्के वाले को मौका मिल गया। उसने इक्के से कूदकर किसी न किसी तरह घोड़े को संभाल लिया और उधर से इत्मीनान कर लेने के बाद वह मुड़कर ड्राइवर को गालियां देने लगा। यह सिर्फ मेरा ख्याल है कि वह गालियां देने लगा, क्योंकि उस हाथ उसी अंदाज में नचा रहा था। ड्राइवर ने उसकी आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त वह खुद नंगी टांगों वाले कुछ बच्चों को गालियों देने में लगा हुआ था, जो अपने लंगोटे खोले उसे दिखा दिखा कर आगे पीछे झूल रहे थे। इस सबन के पास पैजामा ना है का? मैंने अम्मू से पूछा। ये हराम जादे हैं, अम्मू ने कहा। हराम ज्यादा का होता है? मैंने दूसरा सवाल जड़ दिया। भाऊज ने पूछ ली हो? यह कहकर अम्मू मेरे बालों से खेलने लगे। नहीं, आप बताइए, मैंने जिद की। हे मासूम, हऊ देखो बकुला, पीछे से भाई साहब ने नारा मारा। मैंने देखा धान के खेतों में बगुलों का एक पूरा लश्कर उतरा हुआ था और एक नन्ही सी चरवाहिन एक भैंस की पीठ पर बैठी खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पर चली जा रही थी। उन दिनों मैं जब भी किसी लड़की या लड़के को भैंस के पीठ पर बैठा देखा करता था तो ललचा जाता था और सोचने लगता था कि आखिर अब्बा घोड़ों की जगह एक भैंस क्यों नहीं लेते। मुझे अपने घोड़े मोती या उसके साइस मथुरा से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अक्सर जब मैं कमर में झाड़ की सीख की तलवार घोंसकर राजकुमार बनना चाहता था, मथुरा मुझे तड़ से मोती की पीठ पर बिठला देता और मोती कभी ऐतराज नहीं करता। लेकिन घर में कोई दूसरा घोड़ा नहीं था, इसलिए भाई साहब जवाबी राजकुमार न बन पाते। चुनांचे में उतर आता और हम लोग 2 पैदल राजकुमार बनकर तलवार के साथ निकल लेते। लेकिन अस्तबल में लीद और मोती के पेशाब की नमी की वजह से जख्मी होकर गिरने की आसानियां नहीं थी, इसलिए हम लोग फिर या तो आंगन में आ जाते या पीली कोठी में चले जाते, जहां अकेली गोरी दादी रहा करती थी। दोपहर में कोई पीली कोठी का रुख नहीं करता था, क्योंकि मशहूर था कि गोरी दादी पर किसी जोगी का साया है। अम्मा और लतीफन बुआ ने तो इत्तेफाक से उस जोगी को भी देख लिया था। वह अधेड़ उम्र का एक दादी वाला था जो गोरी दादी की पट्टी पर कुहानियां टिकाए जमीन पर उंगड़ू बैठा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। एक बार ऐसा हुआ कि जख्मी होकर मर जाने की बारी मेरी थी। मैं गिरकर मरा ही था कि बाजी आ गई। बोली, ये मासूम, तनी लपक के पैसे की हरी बुकनी लाओ तो। वो बुढ़ा का जनी कहाँ जाके मर गया है। मैं चुप लेटा रहा। मैं कैसे बोलता, मैं तो मरा हुआ था। ये मर गया है। भाई साहब ने बाजी को खबर दी। कहा। बाजी घबराकर अम्मा की तरफ भागी। हम दोनों भाई चुपचाप बाहर सरक गए। बाद में पता चला कि बाजी के साथ अम्मा, मत्तो, बुआ, चाची, दद्दा, छुटकी, बौनू। उस वक्त अम्मा नाखून काट रही थी और मदारन बौ कुजड़न जो लीचियां बेचने आई थी और लतीफन महारिन गरज की घबराई हुई औरतों का एक गोल पीली कोठी में घुस आया। गोरी दादी अपने कमरे में लेटी हुई थी। गर्मी की खड़ी दोपहर थी और बांस के दस्ती चरखीदार पंखे पर पानी छिड़क और पलंग को तर किए बेहाल पड़ी थी। उनके मलमल के कुर्ते का दामन गर्दन पर पड़ा हुआ था और किसी गीले तौलिए की तरह फूलती हुई 2 लुझछुती छातियां उनके पेट से चिमटी हुई थी। इतने लोगों को घर आता देख वो घबरा गई और उठ बैठी, मगर न तो वहां भाई साहब थे और न मेरी लाश। इसलिए बाजी पर पहली डांट पड़ी, चूंकि वह इतनी चहेती थी कि भाई साहब के हिस्से का प्यार भी उन्होंने हड़प लिया था। इसलिए भाई साहब उन्हें यूं भी बहुत परेशान करते थे। हर वक्त मौके की ताक में रहा करते थे। बाजी उठते बैठते उनकी शिकायत किया करती थी और अम्मा उठते बैठते उन्हें पीटा करती थी। लेकिन उन्होंने बाजी को परेशान करना न छोड़ा। उन्हें बाजी को परेशान करने से जो रूहानी लज्जत मिला करती थी वो शायद पीटने की तकलीफ पर भारी हुआ करती थी। इसलिए बाजी भरसक उनसे दूर बैठा करती थी। लॉरी में भी उन्होंने उनसे दूर जगह बनाई थी, मगर भाई साहब पास सरक आए थे।
और लगातार उनका मुंह चिढ़ा रहे थे, मगर वह उनकी शरारतों और लारी के हिचकोलों से बेखबर आंखें बंद किए होले होले मातम की करती जा रही थी और कोई नौहा गुनगुनाती जा रही थी। लेकिन शायद मातम की ताल ठीक नहीं रही थी, इसलिए वह बार बार मातम के नए टुकड़े लगाने की कोशिश कर रही थी। भाई साहब ने उनकी नन्ही सी चोटी को लौड़ी की खिड़की की सलाख से बांध दिया और फिर जो लौरी ने एक झटका दिया तो बाजी अपनी चोटी के सहारे लटक गई और जोर से चीख पड़ी। अब घरेलू जिंदगी में जमहूरियत तो होती नहीं कि राय शुमारी हो या छानबीन की जाए और मुलाजिम को सफाई का मौका दी जाए। इसलिए अम्मा पूछ पूछ किए बिना बस शुरू हो गई और भाई साहब का गर्दन झुकाकर बैठ गए। गर्दन झुकाकर मार खा लेने का फन उन्हें बहुत अच्छी तरह से आया था। तेरे हाथ टूटे, मिट्टी मिले, झाड़ू मारे, बाजी ने कल्पना शुरू किया। अच्छा बस चुप रहो, माई ने बाजी को डांटा। बस एक यही माई थी जो बार बार भाई साहब की मदद पर आ जाया करती थी। भाई साहब भी उसे बहुत चाहते थे और चूंकि भाई साहब उसे बहुत चाहते थे इसलिए मैं भी उसे बहुत चाहता था। सहला के सिवा में मैं भाई साहब की हर मोहब्बत में बराबर का शरीक हूँ। ओको न कहियो कुछ, बाजी चमकी। ओको का कहें, माई बोली। जरा सी बात भई ना कि तोरा टेंटुआ खुला, बस पैं पैं शुरू कर दी हो। इन नफीसा तुहे कोनो काम जोग ना छोड़िए, आ बेटा हमरे पास। उसने भाई साहब को चुमकारा। वह उसके पास चले गए। वो अपने छोटे छोटे निहायत काले और बूढ़े हाथ उनके सिर पर फेरने लगी। भाई साहब को नींद आ गई। एक जगह लारी रुकी तो मैं बाहर से अंदर चला गया। दद्दा ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। दद्दा का रंग इतना सफेद था कि उनकी गोद में बैठने से डर लगता था कि कहीं वो मैली न हो जाए। सुना है कि दद्दा बड़े बदसूरत थे। दुश्मन के दिल की सियाही तो किसी ने देखी नहीं, मगर दादा के सख्त पक्के रंग को देखना अभी जिंदा था। मुझे नहीं मालूम कि इतनी खूबसूरत दद्दा की शादी इतने बदसूरत दादा से कैसे हो गई। वह कोई ऐसे अमीर भी नहीं थे और दद्दा राजा मुनीर हसन की बहन थी। दद्दा कुंवारी थी और दादा दहेजू। अच्छी हुड्डी के सिवा शायद दद्दा के पास कुछ नहीं था। वह गाजीपुर की कचहरी में कोई फटीचर सी नौकरी किया करते थे। दद्दा शादी के बाद बस एक बार ससुराल गई और जो वहां से लौट कर आई तो फिर उस खुदा की बंदी ने ससुराल जाने का नाम न लिया। उनका कहना था कि उनके ससुराल बदसूरती का एक घना जंगल है। चुनांचे हम लोग अपनी ददियाल वालों को बिल्कुल नहीं जानते और इसलिए हम लोग अपने आप को गाजीपुर का कहते हैं, आजमगढ़ का नहीं, और गंगौली के नाम पर जान देते हैं और ठेकमा बिजौली का नाम सुनकर हमारे दिलों में कोई गुदगुदी नहीं होती। हम लोग दद्दा के पोते हैं और दद्दा को बिजौली के लोग कभी अच्छे नहीं लगे। मगर जब दादा पागल हो गए और जंजीरों से जकड़कर इमाम बाड़े से पूरब वाले कमरे में बंद कर दिए गए तो सुना है कि छुई मुई सी अकबरी बीबी ने उनकी बड़ी सेवा की। दद्दा रोज एक बार उनके कमरे में जाती, दादा के बदन की गंदगी साफ करती, कमरे को धोती, दादा को उजले कपड़े पहनाती। दादा बड़े खामोशी से उन्हें सब करने दिया करते थे, मगर वह जैसे ही कमरे से निकलती दादा कपड़ों को तार तार कर डालते। फिर बरसात की एक काली रात में वह न मालूम कैसे भाग निकले और पोखर के पास एक गड्ढे में डूबकर मर गए। दादी बहुत रोई, हालांकि दादा ने उनसे कुछ लड़कों और लड़कियों के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला था। वाह, कुछ मिला कैसे नहीं था, एक तो सुहाग ही मिला था। मसलन दा, फुन्नन दा, कल्लू कक्का और गया आहिर के सिवाय दादा किसी से डरते ही नहीं थे। जब वो जंगले में खड़े होकर गली से गुजरने वाली औरतों को अपना बदन दिखाते और गालियां बकते तो बेचारी औरतें शर्मा कर गुजर जाती। अब गांव के दामाद बड़े फाटक के पागल दामाद को कोई क्या कह सकता था, मगर जैसे ही कोई मुस्लिम दा, फुन्नन दा, कल्लू काका और गया आहिर का नाम लेता तो दादा को जैसे सांप सूंघ जाता। अपनी सालियों का तो उन्होंने नाक में दम कर रखा था। वे झल्ला कर कहती, अकबरी बू को कुछ ना कहियो। इस जुमले में फुन्नन दा, कक्का दा और गया के नामों से ज्यादा बल था। यह जुमला सुनकर दादा घंटों के लिए चुप हो जाते थे। इसलिए तो गंगोली में मशहूर था कि पागल भी अकबरी बबू का आदर करते हैं। दादी को भी अपनी इस ताकत का पूरा एहसास था। वो गंगौली के सैयद बाड़े में सबसे बड़ी थी। गंगौली में उनका सिक्का चलता था और वो अम्मा को बार बार इसका एहसास दिलाती थी। चुनांचे उन्होंने जो यह देखा कि अम्मा उनकी बातें गौर से नहीं सुन रही तो बिगड़ कर बोली, हई लियो, मैं कथियो दुल्हन, ये अम्मा हरमजादा का होता है। मैंने दादी की बात करकर अम्मा से सवाल किया। अम्मा इस कदर सिटपिटाई की डांटना भूल गए, चुप झाड़ू मारे। दादी ने मेरी पीठ पर पंखा मारा। ये अम्मू से पूछे की बात है। अम्मू तो कहीं रहे कि अम्मा से पूछ लियो, मैंने बिसुल कर कहा। ठीक उसी वक्त लारी गंगोली की तरफ मुड़ी और यह बात खत्म हो गई। मैं अपना सवाल भूल गया, दादी अपनी सवाल भूल गए।
नील के गोदाम से कटकर पोखड़े से बचती हुई एक निहायत कच्ची सड़क गांव की तरफ रेंग रही थी। उस चीज को सड़क कहना कहाँ तक ठीक है, यह मैं आज तक तय नहीं कर सका हूँ। उस सड़क का तो हाल यह था कि एक गड्ढा खत्म होते था कि दूसरा शुरू हो जाता था। ड्राइवर गड्ढों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। लॉरी कभी दाहिने तरफ झुक जाती थी तो कभी बाईं तरफ। दद्दा या अली कहने में लग गई या अलियों के बीच में वह बड़बड़ाती जाती थी। नौज ऐसे ही को बसीर मार करते रहे कि बड़े आराम से पहुंचे। यह लारी है या अली। अभी गंगोली कोई 2 फलांग दूर रही होगी कि लड़कों के शोर करते हुए गोल ने लारी के आगे पीछे भागना शुरू किया। लारी की रफ्तार इतनी सुस्त थी कि लड़के भागते भागते उससे आगे निकल जाते थे। भाई साहब के साथ मैं भी शोर करते लड़कों के शोर के जवाब देने की कोशिश करने लगा। फुसू चा के घर के सामने से लारी बाईं तरफ मुड़ी। सामने ही हामिद दा और वाजिद दा अपनी उजली दाढ़ियों पर हाथ फेर रहे थे। वाजिद दा अदाब भाई साहब ने नारा मारा। वाजिद दा अदाब भाई साहब की बादगश्त बनकर मैंने भी नारा मारा। वाजिद दा ने यकीनन दुआ ही दी होगी, लेकिन हमने वह दुआ नहीं सुनी, क्योंकि शोर करते हुए नंग धड़ंग और कच्चे पक्के लड़कों और लड़कियों की जुलूस के साथ लॉरी आगे बढ़ चुकी थी। बंसवाड़े की जड़ से पूरब की तरफ जाने वाली गली के दोनों तरफ जुलाहों के घर हैं। जुलाहे खटिया डाले हुक्का पी रहे थे। एक तरफ 10-12 साल का लड़का फ्रेम में मुख्तलिफ रंग के धागों की बड़ी बड़ी रीलें लगाए जमीन पर थोड़े थोड़े फासले से बांस की सलाखें गाड़े रील के धागों को उनके गिर्द लपेट रहा था। लॉरी को देखकर वह रुक गया। हुक्का पीने वाले बस फटों में उठ खड़े हुए। उन्होंने झुककर लॉरी को सलाम किया। गढ़ई पर बैठे कपड़े धोने वाले एक नौजवान लड़की ने जल्दी से साड़ी नीचे करके अपनी गंदगी पिंडलिया छुपा ली। लॉरी इन तमाम बातों से बेखबर बड़े फाटक की तरफ रेंग गई। लॉरी के रुकते ही मैं कूदकर फुन्नंदा के घर की तरफ भागा। ये मियाँ ओहर मत जाब, गया ने कहा। काहे न जाए, मैंने पूछा। अरे ओ घरे माई न आइल बाड़ी, के की माई? मैंने गया के जवाब की राह नहीं देखी, क्योंकि फुन्नंदा के घर अगर खुद गया की माई थी आई हुई हैं तो क्या हुआ। एक तो यह कि यह बुढ़िया पर्दा नहीं करती होगी, और अगर पर्दा भी करती होगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मुझसे तो पर्दा नहीं कर सकती। मैं दादा के घर में घुस गया। दादा घर में नहीं थे। दादी आंगन में बैठी साग काट रही थी। उनकी 2 बड़ी बेटियां दलान में लेटी हुई नौहा मस्त कर रही थी। दादी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उनकी बड़ी बड़ी काजल भरी सियाह तराशी हुई नुकीली आंखें भी मुस्कुरा दी, और पल भर के लिए उनके चेहरे से बुरे हालात की धूल झड़ गई और उनका चेहरा निखर गया। उनकी सांवली और बेहद नमकीन शख्सियत पल भर के लिए भूई हुई चांदनी की तरह आंगन में छिटक गई। अदाब दादी, मैंने कहा। जियो कब आए? अभी तो आए हैं। बबुआ आई हैं कि नहीं? आई हैं। ए रुकइए, उन्होंने बड़ी लड़की को आवाज दी। उसने अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें नौहे की बयाज से हटाई। तनी तरकरिया काट लियो, मैं जा रही हूँ बबू से मिलने। मुमताज कहाँ है? मैंने पूछा। बात यह थी कि मैं मुमताज को यह बताने के लिए बेचैन था कि इस साल मैं बेहोश होने की मस्त करके आया हूँ, और 5 की मजलिस में ऐसा बेहोश होऊंगा कि मकसूद भाई भी देखते रह जाएंगे। मेरा ख्याल था कि लॉरी की आवाज़ सुनते ही मुमताज घर के बाहर आ जाएगा और मैं उसे एक तरफ ले जाकर फौरन यह बात बता दूंगा, मगर वह तो घर में भी नहीं था शायद। माता निकल आई हैं बेटा, दादी ने कहा। कहाँ से निकल आई है? मैंने पूछा। गैवा की माई को न कह रही हैं आप? दादी हंस पड़ी। ए भाई, ये मासूम तो एकदम में से पागले जन आ रहे। चेचक निकल आई है मुमताज के। 4 दिनों से तरकारी खाते खाते नाक में दम आ गवा है, रुकइयों ने कहा। मैं कोठरी की तरफ चला तो दादी ने मुझे मना किया, मगर मैं नहीं माना। झांक कर देखा, मुमताज लेटा हुआ था और फुन्नंदा नीम की एक टहनी से मक्खियाँ उड़ा रहे थे। भीतर मत आई हो, दादा ने कहा, मगर मैं अंदर चला गया। कैसे न जाता, मुझे मुमताज को इतनी बड़ी खबर जो सुनानी थी। मैंने मुमताज के कान में वह बात बता दी। मुमताज मुस्कुरा दिया और बोला, फुटुओ मस्त किहिन है ना? मैंने कहा, बेहोश हम होंगे, बाकी न। मैं गर्दन झटक कर कहा, हम फट्टू के पेट में चक्कू घूम देंगे। मैं कमरे से निकल गया। मैं बहुत गुस्से में था कि यह तो कोई बात नहीं हुई। मस्त करने में चोट खाऊं मैं और बेहोश हूँ फट्टू? अरे वाह। मैं सीधा हामिद दा के घर गया। दुल्हनिया आंगन में बैठी रोटी बेल रही थी और हसीना दादी एक बलगत पर लेटी हुई मरसिया गुनगुना रही थी। दुल्हनिया हामिद दा के बच्चों की माँ है, लेकिन हम लोग उसे दादी नहीं कहते। पूरा सैयद बड़ा उसे दुल्हनिया कहता है। हालांकि मुस्लिम दा और फुन्नन दा के बच्चों की माँ को हम लोग दादी कहते हैं।
दुल्हनिया को हम लोग अदाब भी नहीं करते, सलाम करते हैं। सलाम मैंने कहा। उसने बेशुमार दुआएं दे डाली और इसी बीच मैंने हसीना दादी को अदाब कर लिया। जीते रहो पुट्टू, कहाँ हैं? पोखरे पर गए हैं, उन्होंने कहा। बैठो। मगर मैं नहीं बैठा। मैं पोखरे की तरफ भागा। वहां जाकर देखा कि वह अपनी बकरी को नहला रहा है। वह मुझे देखकर खुश हो गया। 5 की मजलिस में हम बेहोश होंगे, मैंने कहा। तू ही हो लियो, पट्टू ने कहा। ना, मैंने गर्दन झटकी। 1 साल में बेहोश होंगे, तू पर साल हुई हो। अब इमाम हुसैन कौनो बशीर भाई के नौकर तो है ना। फट्टू उघड़ गया। मेरे हाथ में एक पत्थर था, मैंने खींच मारा। फट्टू चीख कर बैठ गया। मैं भाग खड़ा हुआ। मेरा ख्याल था कि मैं फट्टू को मार डाला है, इसलिए अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। खैर देखा जाएगा। मैंने सोचा कि अम्मू बहुत कातिलों को बचाते रहते हैं, तो क्या वह मुझे नहीं बचाएंगे? और क्या सब्बरदा और अब्बूदा मेरी वकालत नहीं करेंगे? इसलिए अगर फट्टू मर गया तो मेरे ठेंगे से फिर भी घर जाने के ख्याल से दिल कांप रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि नील के गोदाम में छिप लिया जाए। मैंने रास्ता बदल लिया। गोदाम के पहले हिस्से को मैंने चुप तय किया था, लेकिन दूसरे दर्जे पर चढ़ने का इरादा ही किया था कि एक लड़के की कराहने की आवाज आई। मुझे काठ मार गया। भूतों की वे तमाम कहानियां याद आ गई जो गोदाम के बारे में मशहूर थी। मैंने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था और बहुत दूर आम के बोगों में उधर पश्चिम में सूरज डूब रहा था। सहमे हुए बच्चे की तरह मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल डाक गाड़ी के इंजन की तरह धक धक करता हुआ भागने लगा। फिर एक भारी आवाज आई। मैं बात न सुन सका, लेकिन मैंने आवाज पहचान ली। भला मैं टक्कन चा की आवाज कैसे न पहचानता? टक्कन चा हर हफ्ते कोई न कोई मुकदमा लेकर अम्मू के पास जरूर आते थे, इसलिए उनकी आवाज मुझे जबानी याद थी। हे टक्कन चा, मैंने डरते डरते आवाज दी, क्योंकि हो तो यह भी सकता था कि भूत ने मुझे धोखा देने के लिए चक्कन चा की आवाज निकाली हो। इसलिए उन्हें आवाज देकर मैं गोदाम से नीचे उतर आया था कि अगर टक्कन चा की जगह किसी भूत ने सिर निकाला तो मैं भाग खड़ा हूंगा। मगर न भूत ने सिर निकाला और न टक्कन चा ने। गोदाम में एकदम से सन्नाटा हो गया। मैंने सोचा कि भाग ही जाना चाहिए, इसलिए मैं भाग खड़ा हुआ और घबराहट में मैं यह भी भूल गया कि मैंने फुट्टू को कत्ल कर दिया है। लेकिन जब मैंने बड़े दरवाजे से झांका और यह देखा कि हाथे में पलंग और कपड़े की लंबी आरामदेह कुर्सियां पड़ी हैं और गांव भर के मीर साहिबान इकट्ठा हैं और गोरेदा सदन बने बैठे हैं, तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने फुट्टू को कत्ल कर दिया है। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। भाई इमाम बाड़े के 3 दरे में बैठे हुए थे। मुझे देखकर वह मेरे पास आए। मैं उन्हें देखकर लेकर बाहर निकल गया। हमने फुट्टू को कत्ल कर दिया है, मैंने कहा। क्या कर दिया है? कत्ल? कब? थोड़ी देर भई। बाकी फुट्टू तो हसीना दादी के घर में बैठे हैं, भाई साहब ने कहा। दादी मार अम्मा से शिकायत करत रही कि फुट्टू अपना सिर ना झुका लिहन होता ना, तो खुदा न खास्ता फुट्टू को जरूर कुछ हो जात। भाई साहब ने हसीना दादी की नकल की। मेरी जान में जान आई। तो का वो जिंदा है? हाँ। तब अब पुलिस हमें ना पकड़ी है ना? यह सुनकर मैं इस कदर खुश हुआ कि थोड़ी दूर पर कबड्डी खेलते हुए जुलाहो के लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। खेलने गया? एक लड़के ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं एक गोल में खड़ा हो गया। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मैं कबड्डी खेलता हुआ पाले में उधर गया। मैं कनखियों से लगातार अपने दुश्मनों को देख रहा था, लेकिन कभी कभी मेरी आंख भटक कर उन जुलाहों की तरफ भी जाती थी जो मीर साहब के लड़के को कबड्डी खेलता देख इकट्ठा हो गए थे। जैसे कि मीर साहब के लड़के का कबड्डी खेलना कोई अनोखी बात थी। मगर थी तो अनोखी ही बात, क्योंकि उस दिन मैं पहली और आखिरी बार जुलाहों के लड़के के साथ कबड्डी खेला था। कबड्डी कबड्डी मैं बोलता रहा। लड़कों ने अपना घेरा तंग शुरू किया। फिर एक लौड़े ने झुक कर मेरी टांग पकड़ ली। मैं गिर पड़ा। तमाम लड़के मुझ पर टूट पड़े। किसी के हाथ में मेरी टांग थी, किसी के हाथ में मेरे हाथ। मैं कबड्डी बोलता हुआ पाले की तरफ घसीट रहा था। मेरी कोहनियां छिल चुकी थी, घुटनों की खाल उतर चुकी थी, सफेद मलमल का कुर्ता तार तार हो चुका था, मगर मैं कबड्डी बोल रहा था और लगातार पाले की तरफ खिसकता ही जा रहा था। फिर एकदम से 2 बड़े बड़े खुरदुरे हाथों ने लड़कों को इधर उधर फेंक दिया। अब तुम्हें लोगन ऐसा लाट साहब हो गइल बाड़ा कि मीर साहब के लइकन से कबड्डी खेलबा? यह आवाज आया अहिर की थी, गया अहिर की थी। लड़के डर कर भागे। मैं मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। गया ने मेरे कपड़े झाड़े और बदन के रिश्ते हुए जख्मों में मिट्टी भरकर उसने मुझे गोद में उठा लिया। आप मियाँ हुई, आपके ही ना चाहें, उसने मुझे समझाया। जब गया मुझे फाटक लेकर फाटक में दाखिल हुआ तो आंगन में खलबली मच गई। स्प्रीट से मेरे जख्म धोए गए। अली कबीर चा ने फौरन एक नुस्खा लिखा। उबाद चा उस नुस्खे को लेकर अपनी दवाखाने की तरफ लपक गए। फुन्नन दा जुलाहो के घर तक लपक गए और लाठी भाजा बजा कर उन्हें गालियां देने लगे। गोरे दा ने मुझे अपने पास बुला लिया।
ये तुम लॉरी से उतरकर कहाँ गायब हो गए थे? उन्होंने पूछा। गोरे दी की आवाज बहुत अच्छी थी, इतनी रसीली जैसी मिठिया आम। वह गोरी दादी की तरह गोरे थे, लेकिन उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। खूब निकला हुआ कद, चौड़ी हड्डियां, मुस्कुराती हुई बड़ी बड़ी काली आंखें। उन्हें गाने का इतना शौक था कि जवानी में कलकत्ता भाग गए थे और सुना है कि वहां जाकर न्यू थिएटर्स में भर्ती हो गए थे। घर वालों को जो मालूम हुआ कि वह थिएटर में भर्ती हो गए हैं तो घर में कोहराम मच गया। लोग गए और बड़ी मुश्किल से बहला फुसलाकर वापस लाया। राजा सैयद मुनीर हसन का भाई और थिएटर में काम करे। चुनान सरकार ने उन्हें तहसीलदार बना दिया और उन्हें यह तहसीलदारी ऐसी भाग गई कि फिर उन्होंने तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं। वह जिंदगी भर तहसीलदारी ही करते रह गए। वो बड़े अच्छे शायर थे, तरन्नुम से अपनी गजलें सुनाते तो समा बन जाता। एक 2 साल के नागे से मुहर्रम करने गंगौली आ जाते थे। जिस साल वह आते उस साल गांव के और तमाम लोग गहना जाते। सबका दाम गिर जाता था और सिर्फ उन्हीं का दरबार लगा रहता था। इसलिए जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं फूल गया, लेकिन उनके सवाल का जवाब कैसे दे सकता था? मैं उन्हें बेहोशी के राज में शरीक करना नहीं चाहता था। मैंने तो सोच रखा था कि जब मैं तड़ से बेहोश हो जाऊंगा तो दक्षिण पट्टी के तमाम लोग खुश हो जाएंगे कि चलो अपनी पट्टी में एक ऐसा लड़का निकल ही आया जो मियां मसू की बेहोशी का जवाब दे सकता है। हम पोखरे पर गए रहे। मैंने कहा। नहीं, गोरेदा बोले, कहो कि मैं पोखरे तक गया था। मैं पोखरे तक गया था। मैंने कहने को तो कह दिया, मगर ये तमाम अल्फाज मुझे अजनबी और बड़े सख्त बुरे मालूम हुए। अगर आज चांद हो जाए तो शाम को मजलिस में तुम एक सलाम पढ़ना। उन्होंने कहा। जी अच्छा। मैंने कहा। उर्दू पढ़ लेते हो ना? जी हाँ। किस दर्जे में पढ़ते हो? 4th में। मैंने सीना तान कर कहा। मुन्ने से मुकाबला करोगे? मैंने अली महदी चा के लड़के मुन्ने की तरफ देखा और मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा दिया। वह बहुत ही सूखा हुआ था। करोगा मुकाबला? अली महदी चा ने पूछा। कुश्ती में? मैंने सवाल किया। नहीं, अंग्रेजी में, अली महदी चा बोले। मैंने खुद मुन्ने की तरफ देखा, मगर चेहरे मोहरे से मुझे अंदाजा जड़ा ना हो सका कि वह मुझसे कम अंग्रेजी जानता है या ज्यादा। मैंने मौलवी मुनव्वर साहब की तरफ देखा, मगर उनका चेहरा तो बिल्कुल ही खाली था। वह तो मुझसे भी कम अंग्रेजी जानते थे। ये मामू, ये अली जहीर साहब और इकबाल सुहेल के इल्केसनवाम का किया जाए साहब? हम्माद दा के कंधे के पीछे सिर निकालकर फुसू चा ने सवाल किया। मेरी जान में जान आ गई कि चलो मुकाबला टल गया, वरना मरता क्या न करता। जान पर खेलकर मुकाबला तो कर ही डालता। आखिर उत्तर और दक्षिण पट्टियों का मामला था। भाई इकबाल सुहेल तो अहते बैत के सख्त दुश्मन हैं, गोरेदा ने कहा, मगर मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग को वोट देने से भी कोई फायदा नहीं। मैं वहां से चुपचाप सरक गया कि कहीं इस बहस के बाद फिर मुकाबले वाली बात न उठ खड़ी हो। मैं वहां से उठा सीधा अंदर चला आया। वहां गांव भर की बीबियां दादी से मिलने के लिए आई हुई थी। बाजी लड़कियों के गोल में बैठी उन्हें फरेबी दुनिया फिल्म की कहानी सुना रही थी। लड़कियों की तमाम बातें जो मान ली, लेकिन उन्होंने यह मानने से इनकार किया कि तस्वीरें चलती फिरती और बोलती चलती है। गाने गाने का तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर बाजी कहाँ मानने वाली थी। तड़ से बोली, अब्बा, तन्नू भैया और सईदा से बेखबर अपने काम में मशगूल थे। कहते हैं कि बड़े अब्बा MAO कॉलेज के शौकीन में हुआ करते थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ उनकी दरवेशी देखी है। वो कानपुर में रहा करते थे। वह बात किसी को नहीं मालूम था कि वह क्या करते थे। वह मुहर्रम में वह गंगौली आ जाते थे। उन्हें पाक साफ रहने का इतना ख्याल रहता था कि बच्चों को प्यार करने से भी कतराया करते थे। कभी मोहब्बत बहुत बेचैन करती हो, अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते और 2 अंगुलियों की नोक से उस बच्चे की नाक की नोक को छू लिया करते थे। उनकी ख्याल से उनकी अपनी जामजात के सिवा दुनिया की कोई चीज पाक थी ही नहीं। वह जाड़ों में भी एक सूती शेरवानी ही पहने रहा करते थे। जब मजलिस पढ़ने के लिए मिंबर पर बैठते तो जाड़े की वजह से नजले की एक बुलाक उनके नथुने में झूला करती थी और मैं यह सोचने लग जाता था कि देखे नजले की यह बुलाक कब गिरती है, मगर वह बुलाक कभी नहीं गिरी। जब तक वह जिंदा रहे, एल्बम और ताजियों पर, तरबूजों पर सेहरा चढ़ाने का शरफ किसी और को नहीं मिला। चूंकि औरतें सब खानदान ही की थी, इसलिए पर्दे का कोई सवाल नहीं था। वह चुपचाप अपने काम में लगे रहे। चांदी के कोई 25 अलम जरदोजी के पटके समेत दीवार से टिके हुए थे। उन पर एक रेशमी दुपट्टा पड़ा हुआ था। अलमों के नीचे एक तुरबूल थी, उस पर संगी का गिलास था। तुरबूज के इधर उधर कुछ तस्बीहें और मिट्टी की टंकियां, जिन पर सिया मुसलमान सिजदा करते हैं, रखी हुई थी। फिर इमाम बाड़े की चौड़ाई भर का एक काला पर्दा था जो सहनशील को बाकी कमरे से अलग करता था। इमाम बाड़े की दीवार पर इमाम हुसैन के पड़ाव, फरात नदी और जख्मी इमाम हुसैन की घोड़े की ख्याली तस्वीरों का अलावा कुरान की आयतें और मीर अनीस की रुबाइया फिल्मों में जड़ी हुई थी।
छत से लटकी हुई शीशे की खूबसूरत हांडियां झूल रही थी। उसमें मोमबत्तियां नहीं थी क्योंकि हमारे इमामबाड़ों पर पेट्रोमॉक्स का युग आ चुका था। इन हांडियों के इधर उधर शीशे के बड़े बड़े रंगीन कुमकुमे टंगे हुए थे। इन कुमकुमों में कमरे के लोगों की परछाई नचा करती थी। बड़े अब्बा साहब चेहरे चढ़ाने और शरबत नजर करने के बाद चले गए। बीवियों ने चूड़ियां चढ़ाई, काली, गोली और सांवली, अधेड़, बूढ़ी और जवान कलाइयां नंगी हो गई। बाजी ने अपनी नाक से नीम का तिनका निकालकर टूटी हुई चूड़ियों के ढेर पटक दिया। फिर बाजी बायज लेने खड़ी हो गई। उनकी हमजोलियां और दूसरी कोई और औरतें मातम से ताल देने लगी। दादी सहनशील के तख्त से टिक कर बैठ गई। तमाम औरतों ने दुपट्टे से मुंह ढक लिया। बाजी ने नौहा पढ़ना शुरू किया। निहायत पतली और खराब आवाज है मेरी बाजी की। फिर गजब यह हो गया कि यह गाजीपुर की जिस धुन की मस्त करके आई थी उसे भूल गए। दो शेरों के बाद उस जौनपुरी धुन पर गंगोली ने अपना ठप्पा लगा दिया। बाजी ने बहुत कोशिश की कि वह उस जौनपुरी धुन पर कायम रहे, मगर फिर उन्होंने हार मान लेनी पड़ी। दादी, छुटकी दद्दी, रब्बन दा, नईमा दादी और दूसरी अधेड़ और बूढ़ी औरतें मक्र नहीं कर रही थी, वे रो रही थी। जारो कतार रो रही थी और अपनी नाकों को गाड़ गाड़ कर अपनी उंगलियों को इमाम बाड़ी की दीवार पर रगड़ रही थी। रोते रोते रब्बन दादी का हलक सूख गया तो उन्होंने बटुओं में छालियां, तंबाकू और एक एक उंगली कत्था चूना लगाकर फिर रोना शुरू किया। अरे मोरे मैला, अरे मोरे बीबी के लाल। रब्बन दादी की एक आंख चेचक में चली गई थी, इसलिए वह एक ही आंख से रोया करती थी। उन्हें इसका बड़ा दुख था कि सबको आंखों से रोते हैं और वह एक ही आंख से रोने पर मजबूर है। चुनांचे वह हुसैन और उनके घर वालों पर रोते रोते अपने दुखों के बैन के टुकड़े भी लगा लिया करती थी। अरे इक्के ठो अखिया से कैसे रोए हैं मैं मैला। सैदानियां मुंह ढापे अपनी बीबी को पुरसा दे रही थी कि कोई जुनैद को पुरसा दे रही थी। किसी ने सकेला की 4 साल की बेटी को सीने से लगा रखा था और कोई करबला की बीमार हुसैन के बड़े बेटे को जंजीरें उठाए उसके साथ चल रही थी। न मालूम क्या बात है कि यह सैदानियां हुसैन की बीबियों को कभी पुरसा नहीं देती। मैंने जो रब्बन दादी की इकलौती आंख से बहते हुए आंसू को देखा तो मुझे हंसी आने लगी। अम्मा ने रोते ही रोते मेरी पीठ पर एक धपक्का मारा। मट्टी मैले, निचले बैठ, इतना कहकर और फिर रोने लगी। मैंने मुंह सीधा करके बैठने पर मजबूर हो गया। बाजी ने अंतरा उठाया। उनकी आवाज की डोर बीच में ही टूट गई। अफजलून को हंसी आ गई। सल्लन ने अपने मुस्कुराते हुए काले होठ पर दुपट्टा रख दिया। इसी बीच बाजी ने आवाज की टूटी हुई डोर की मरम्मत करके अंतरे को फरमाला, उम्मे लैला पुकारे रोकर शाम होती घर आओ असगर। मैंने चौकसी चाची की तरफ देखा। घर में उन्हीं का नाम उम्मे लैला था, मगर यह अली अकबर कौन हो सकता था जिसके लिए वह इस कदर परेशान हो सकती है। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर को तो मैं जानता था, मगर चाची उन्हें क्यों बुलाएगी भला। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात का पता ही लेना चाहिए। ये अली असगर कौन है चाची, मैंने पूछा। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप रोती रही। तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कि बाहर चलकर अम्मा से पूछा जाए, इसलिए मैं वहां से खिसक लिया और गोरी दादी के मकान में दाखिल हो गया। छोड़िए, कोई आ ही जाए। यह आवाज मेहराइन नाइन की थी। कोई न कोई अहीं मजलिस हो रही है। यह आवाज सुलेमान चाची की थी। मैं झोंक में था, बिल्कुल उनके पास पहुंचा। मैंने मेहरुनिया को सुलेमान चा की बाहों में लहराते देखा। सुलेमान चा की आंखों में भी चिराग से जल रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मेहरुनिया को छोड़ दिया, वह भाग गए। सुलेमान चा अम्मू के दूध सारी की भाई थे, गंगौली में ही रहा करते थे। इन दिनों इनकी उम्र 36-37 साल रही होगी। भरा हुआ कसरती बदन था, लंबा कद, हल्का सांवला रंग, बड़ी बड़ी गहरी भूखियां थे। लोगों का ख्याल था कि उन्हें नमाज, रोजे और कसरत के सिवा कोई और शौक ही नहीं है और औरतों से तो वो दूर भागते हैं। चुनांचे दादी के बहुत कहने सुनने के बाद भी उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन चूंकि वो दादी का कहना टाल नहीं सकते थे, इसलिए अपनी देखभाल के लिए उन्हें घर में एक चमाइन डाल दी थी। यह चमाइन उनके 3 बच्चों की माँ भी थी। उनका सारा खर्च सरकारी खजाने, जमींदारी खजाने से चलता था, यानी साल भर का गल्ला उन्हें जहीर चा की जिम्मेदारी से मिलता था। उनके कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी अम्मू के सिर थी। उनका बड़ा लड़का अकबर अली कुर्बान अली के मदरसे में पढ़ता था और अब्बा उसे 5 रुपये महीने का वजीफा दिया करते थे। उनकी लड़कन बच्चन इस पर घर से घर आने जाने में सीना पर रोना सीख रही थी। वह 7 या 8 ही साल की थी। मुझसे बस 2 ही दिन छोटी थी और मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। गरज की सब खैसियत थी, बस उनकी चमाइन घर की बीवियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, मगर उसे मजलिस के फर्श पर बैठने की इजाजत थी। बात यह है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। सुलेमान चा ने उसे 2-3 नौहे याद करवा दिए थे। वो बरसों मजलिसों में इन्हीं नौहों को पढ़ती आ रही थी। उसकी धुनों पर लोक धुनों का इतना असर था कि बीबियां तो बीबियां, खुद सैयद मेहबानों में से कई जनाते
इमाम बाड़े के बाहर खड़े होकर उसका पढ़ना सुनना करते थे और रोया करते थे। न वह मुसलमान हुई, न ही सुलेमान शाह ने उसे मुसलमान बनाने की कोई कोशिश की, और वह झंगटिया बो ही कही जाती थी। झंगटिया से जब उसका ब्याह हुआ था तो वह 18 साल की थी और वह 4 साल का। फिर ऐसा हुआ कि झंगटिया को चेचक निकल आई और वह बेवा हो गई और सुलेमान शाह ने उसे अपने घर में डाल दिया। कहते हैं कि चमार चढ़ आए थे और यह भी कहते थे कि फुन्नन मियाँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा और कुछ दे दिलाकर वापस किया था। सुलेमान शाह का कहना था कि मामला 5 बीसी पर तय हुआ था, मगर गया आहिर का कहना था कि चमारों को सिर्फ 3 बीसी मिले थे। बाकी के 2 बीसी फन्नन मियाँ के काम आए थे। किस्सा जो भी हो, झंगटिया बो मुसलमान शाह के घर में आ गई। यह झंगटिया बो थी जो बड़ी काली मगर बला की खूबसूरत, सोंधी और मीठी थी, बिल्कुल ताजा ताजा गुड़ की तरह जिसे अभी भाप निकल रही हो। कई मीर साहबान इस झंगटिया बो की झोंडाह पर लगती थी। कईयों ने उसे सब्ज घास भी दिखा रहे थे, लेकिन वह जो सुलेमान शाह की हुई तो उन्हीं की हो गई। मगर एक परेशानी भी खड़ी हो गई। सुलेमान शाह मजहबी आदमी थे, इसलिए वो झंगटिया बो की छुई हुई कोई गीली चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए घर में एक और औरत के आ जाने के बाद भी सुलेमान शाह को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता था। दाल सालन को फुन्नंदा या वाजिदा या सुमारी बुआ के यहाँ पकवा लिया करते थे। रही रोटियां तो रोटियां वह खुद डाल लिया करते थे और खाना खाकर पानी पीने के बाद खुदा का शुक्र अदा कर लिया करते थे। झंगटिया बहू ने बहुत चाहती थी, इसलिए मेहरुनिया के भाग जाने के बाद वो खड़े के खड़े रह गए। उन्हें जो जैसे ठार मार गया था। ओके हाथ में कीड़ा काट ली रहा। उन्होंने बहुत गौर से के बाद मुझसे कहा, सांप। मैं कूद कर 2 कदम पीछे गया, दौड़ा रहा। वह बोले, ओमे जहर ना होत। अच्छा सुलेमान शाह, मैं अपने उलझन की तरफ आ गया। उम्मे लैला तो चच्ची का नाम है ना, फिर ई बाजी मार उम्मे लैला का पढ़त रही नोहे में। मैंने सुलेमान शाह से पूछ लिया, क्योंकि मुझे तो मेहरुनिया और उसके सांप की अहमियत का कोई पता ही नहीं था। मैं उसके बारे में सोचा। सुलेमान शाह मेरा सवाल सुन हंस पड़े और बोले, ऊ इमाम हुसैन की बीबी रहे, ताका चच्ची अमू से दोहरा के ब्याह कहीं। सुलेमान शाह खिसिया कर हंस पड़े। भैया ये बात तू वजीरे से पूछ ली हो। अच्छा, कहकर मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। इमाम बाड़े में मजलिस की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गोरे दा, अब्बू दा, मुख्तार मियाँ, दिलदार, मौलवी, रसीद मियाँ, कबीर, हकीम, खुन्नत मियाँ मिंबर के सामने थे। फिर अब्बा थे, फिर अब्बू, अली, महदी, फुस्सू चाचा, मजलूस चा थे। चचा मिंबर से टिक कर पसरे हुए थे। मंदू मिंबर के अंदर से गिलाब उठाए झांक रहे थे और भाई साहब के कई और लड़कों के साथ मिंबर के साथ पीछे बैठे हुए थे। सफेद धोती और सफेद कर्ता पहने गोवर्धन मुस्लिम दा को कई रुई की घटती बढ़ती कीमत के बारे में कुछ समझा रहा था। मुस्लिम दा आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रहे थे। 3 दरे के जिस हिस्से में फर्श नहीं था, उसमें जुलाहे बैठे हुए थे। चमारों और भरों के लड़के प्रसाद के लालच में 3 दरे के बाहर जमीन पर अकड़ू बैठे आपस में लड़ रहे थे। 2 पेट्रोमुक्स जल रहे थे। उनकी रोशनी में फानूस, कंवड़, हांडिया, गिलास और झाड़ की बिलूर कर में झिलमिला रही थी। फाटक के पास रसगुलाने के दरवाजे से जड़ा हटकर बड़ा सा सफेद फरहरा लहरा रहा था। उसका बड़ा सा पंजा हवा से लचक रहा था। फर्श पर हुक्का पिया जा रहा था। हकीम, अली, कबीर साहब अबूदा को बकाया लगान के किसी मुकदमे की कहानी सुना रहे थे और अब्बू हामी हकीम ऐसी बातें कह रहे थे जिसे सुनकर उनके लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। मौलवी बेदार गोरेदा को किसी शादीनामे के शेर सुना रहे थे। गोरेदा व्यंग की तेज ध्यान देखकर हैरान थे और झूम झूम कर तारीफ कर रहे थे। पास ही बैठे हुए सिब्बूदा अब्बा से कजीनापू की निस्बत की बात कर रहे थे। मैं सीधा अब्बू के पास जाकर उनकी गोद में बैठ गया। उन्होंने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को अपनी नाक रगड़ दी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। तमाम लोगों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से मुंह लटका लिया। आज तक्कन शाह गोदमवा पर कोनो लड़का को मारते रहे। मैं अम्मू से कहा। अम्मू ने अली हादी शाह की तरफ देखा। वह मुस्कुरा दिए। उमार रोता रहा। मैंने अपनी बात पूरी कर दी। अच्छा, हम उन्हें डांट देंगे, अली हादी ने कहा। और का चच्ची की पहली शादी इमाम हुसैन से भई रहे, मैंने सवाल किया। अम्मू और अली हादी शाह के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। दोनों ने बहुत कोशिश की मगर फिर हंस पड़े। अब्बू दाबे ने भी कहा लगाया। चच्चा, बच्चा और फुस्सुदा दूर थे, मगर उन्होंने जो अपनी वजीर भाई और हादी भाई और अग्गू मामू को हंसते देखा तो समझे कि कोई जरूर हंसने वाली बात है। उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया। मैं हैरान कि आखिर किस्सा क्या है। अरे मियाँ वजीर क्या है, गोरेदा ने पूछा। अम्मू ने उन्हें बड़ी मुश्किल से बात बताई। वो मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं मुजरिमों की तरह उनके पास गया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। हजरत अली अकबर की वालिदा का नाम हजरत उम्मे लैला था। उन्होंने कहा। बाकी नहीं, उन्होंने मुझे टोका। बाकी बोलना गंवारों का काम है, लेकिन यहाँ मगर कहो।
तुम्हारी चाची का नाम उन्हीं हजरत उम्मे लैला के नाम पर रखा गया है। क्योंकि यह बात गोरेदा कह रहे थे इसलिए मैं मान गया, मगर यह बात मेरे हलक से नीचे नहीं उतरी। मैं वहां से सड़क लेना भी चाहता था, क्योंकि भाई साहब मिंबर के पीछे बैठे गप लड़ा रहे थे और मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे। मगर गोरेदा ने तो जैसे फैसला कर लिया कि वो मुझे पूरी तरह कौरबल कथा सुनाकर ही दम लेंगे।